बैक एवरीवन। आज हमें स्टार्ट करना है चैप्टर मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। इन द प्रीवियस चैप्टर यू हैव लर्न द इनहेरिटेंस पैटर्न एंड द जेनेटिक बेसिस ऑफ सच पैटर्न्स. At the time of Mendel, the nature of those factors regulating the pattern of inheritance was not clear. Over the next 100 years, the nature of the putative genetic material was investigated, culminating in the realization that DNA, deoxyribonucleic acid, is the genetic material, at least for majority of the organism. अब हम जो लास्ट चैप्टर पढ़ के आए हैं अपना पूरा, उसमें हम देख के आए हैं कि इनहेरिटेंस का पैटर्न क्या होता है, जेनेटिक बेसिस क्या है, कैसे जीन्स ट्रांसफ़र हो रहे हैं, कैसे क्या क्या लॉज होते हैं वहाँ पे, ये सब हमने देखा पीछे अपने लास्ट चैप्टर में. फिर हमने देख रहे हैं कि जो नेक्स्ट 100 ईयर से यही चलता रहा कि हमारा जेनेटिक मटेरियल है कौन, इसे पहचानने के लिए इसी के ऊपर काम चलता रहा कि ज़्यादातर जो डीएनए है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, वही मेजॉरिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म का क्या है, जेनेटिक मटेरियल है. इन क्लास 11 यू हैव लर्न दैट द न्यूक्लिक एसिड आर द पॉलीमर्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स. क्लास 11 में आपने पढ़ा कि न्यूक्लिक एसिड क्या होते हैं, पॉलीमर होते हैं न्यूक्लियोटाइड्स के. न्यूक्लियोटाइड्स में क्या आता है, नाइट्रोजन बेसिस हमारे जिसमें होता है, क्या होता है, प्यूरीन्स एंड पैरामिडीन्स, शुगर आती है और हमारा फॉस्फेट, ये मिलके बनाते हैं हमारे न्यूक्लियोटाइड्स. डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड जिसे बोलते हैं डीएनए एंड द राइबोन्यूक्लिक एसिड दिस इज आरएनए आर द टू टाइप्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड फाउंड इन द लिविंग सिस्टम. तो कौन कौन से जो हमें मिलते हैं न्यूक्लिक एसिड्स कौन कौन से हैं, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड एंड द राइबोन्यूक्लिक एसिड आरएनए आर द टू टाइप्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स फाउंड इन लिविंग सिस्टम. डीएनए एक्ट एज अ जेनेटिक मटेरियल इन मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म. डीएनए किसका काम करता है, जेनेटिक मटेरियल का काम करता है ज़्यादातर ऑर्गेनिज्म में. आरएनए दो आरएनए इट ऑल्सो आरएनए तो इट ऑल्सो एक्ट एज अ जेनेटिक मटेरियल इन सम वायरसेस. आरएनए भी जेनेटिक मटेरियल का काम करता है, किसमें, कुछ वायरसेस में. मोस्टली फंक्शन एज अ मैसेंजर. आरएनए का क्या काम है, मैसेंजर का काम करने का भी काम है. आरएनए हैज़ एडिशनल रूल्स एज वेल. उसके और ज़्यादा रूल्स भी हैं. इट्स फंक्शन एज अडेप्टर. उसका क्या क्या अभी यहाँ से फंक्शन बता रहे हैं. एक मैसेंजर का काम कर रहा है, अब वो अडेप्टर का काम भी करता है, स्ट्रक्चर का काम भी करता है, और कुछ केसेस में कैटालिटिक मॉलिक्यूल का काम भी करता है. तो ये सारे फंक्शंस हैं यहाँ तक आरएनए की, कि मोस्टली आरएनए जेनेटिक मटेरियल भी है, मैसेंजर का काम भी करता है, एडिशनल रोल में वो अडेप्टर का काम करता है, स्ट्रक्चर का काम करता है, और कुछ केसेस में कैटालिटिक मॉलिक्यूल का काम भी करता है. In class 11th, you have already learned that the structure of nucleotide and the way the monomer unit are linked to form the nucleic acid polymer. क्लास 11 में हम पढ़ के आए हैं कि कैसे मोनोमर्स लिंक होते हैं, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बनाते हैं, और फिर आगे क्या बनाते हैं, पॉलीमर्स बनाते हैं. इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं स्ट्रक्चर डीएनए का, वो कैसे रेप्लिकेट करता है, कैसे आरएनए बनता है डीएनए से, उसे कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन. अभी उन्होंने यही समझा दिया कि मतलब आरएनए का बनना फ्रॉम द डीएनए, तो दैट इज़ नोन एज ट्रांसक्रिप्शन. फिर द जेनेटिक कोड क्या है जो डिटरमाइन करते हैं कि कैसा अमीनो एसिड आके लगेगा प्रोटीन पे, इसकी किस प्रोटीन का क्या अमीनो एसिड का क्या सीक्वेंस होगा, कैसे प्रोटीन सिंथेसिस होता है, दैट इज़ ट्रांसलेशन. तो देखो अब दोनों चीज़ बताइए, इसमें पढ़ेंगे डीएनए का स्ट्रक्चर क्या है, कैसे वो रेप्लिकेट करता है, कैसे आरएनए से डीएनए बनता है, दैट इज़ ट्रांसक्रिप्शन, कैसे फिर अमीनो एसिड्स का सीक्वेंस होता है प्रोटीन पे, या फिर प्रोटीन कैसे बनता है, दैट इज़ ट्रांसलेशन. दिस इज सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन इज नोन एज ट्रांसलेशन एंड द एलिमेंट्री बेसिस ऑफ देयर रेगुलेशन. और क्या उनका रेगुलेशन है, कैसे हम उन चीज़ों को रेगुलेट कर सकते हैं. The determination of complete nucleotide sequence of human genome during last decade has set in a new era of genomics. जब से हम ये कंप्लीट हो पाया हमारा न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस ह्यूमन जीनोम का, उससे एक नया डिकेड, नया एरा जीनोमिक्स का सेट हुआ है. लास्ट सेक्शन में हमने, इन द लास्ट सेक्शन, जो एसेंशियल ह्यूमन जीनोमिक सीक्वेंसिंग है वो पढ़ेंगे इस चैप्टर के, और उसके क्या क्या कॉन्सिक्वेंस हैं वो भी देखेंगे, और क्या क्या उसके नतीजे निकले वो हम पढ़ने वाले हैं अपने इस चैप्टर के लास्ट सेक्शन में. Let us begin our discussion by the first understanding the structure of DNA, the most interesting molecule in the living system. अब हम स्टार्ट करते हैं अपने डिस्कशंस. क्या समझ रहे हो उसमें, सबसे पहले हम डीएनए का स्ट्रक्चर समझेंगे, क्या है हमारे लिविंग सिस्टम में जो डीएनए एग्जिस्ट करता है उसका स्ट्रक्चर क्या है, दैट इज़ डीएनए. और सब्सिक्वेंट सेक्शंस में आगे हम देखेंगे कि और जेनेटिक मटेरियल जो है, क्यों इसे मोस्ट अबंडेंट जेनेटिक मटेरियल है, ज़्यादातर सबका जेनेटिक मटेरियल ये है, और इसकी रिलेशनशिप क्या है आरएनए के साथ. तो अब हम भी पढ़ने वाले हैं डीएनए का स्ट्रक्चर. द डीएनए क्या है. डीएनए इज़ अ लॉन्ग पॉलीमर ऑफ डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स. डीएनए एक लॉन्ग पॉलीमर है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स का. जो लेंथ है डीएनए की यूजुअली डिफाइंड एज अ नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स. जो लेंथ है डीएनए की कैसे डिफाइन की गई है कि उसके नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स क्या है. तो जो हम बोलते हैं कि हमारा डीएनए 2 मीटर लंबा है, 2 मीटर लंबा है, तो क्या नापा उसके अंदर क्या है, तो उसके अंदर जो न्यूक्लियोटाइड्स लगे हैं वो नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स कितने हैं, तो उतने लेंथ में, तो उससे पता चलता है हमें
कि वहाँ पे उस डीएनए की लेंथ क्या है। तो जो डीएनए की लेंथ है किसके टर्म्स में डिफाइन करी जा रही है, नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स या फिर पेयर ऑफ न्यूक्लियोटाइड रेफर टू एज अ बेस पेयर, और न्यूक्लियोटाइड के पेयर को ही हम क्या कहते हैं, बेस पेयर कहते हैं, आर प्रेजेंट इन इट। दिस इज ऑल्सो अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, ये भी एक ऑर्गेनिज्म का कैरेक्टरिस्टिक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि एक बैक्टीरियोफेज है जिसे कहते हैं हम साई इंटू 174, उसके पास कितने होते हैं 5386 न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। तो ये हमें याद रखने हैं इसके कि कितने न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं। बैक्टीरियोफेज, और बैक्टीरियोफेज कौन होते हैं, वो वायरसेस जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करे, दैट आर नोन एज बैक्टीरियोफेज। तो उसके पास कितने हैं, इतने न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस होते हैं 5386 न्यूक्लियोटाइड्स। वहीं पर जो बैक्टीरियोफेज लैम्डा है उसके पास 48502 बेस पेयर्स हैं। एस्टीरिया कोलाई हमारा एक बैक्टीरिया, उसके पास 4.6 इंटू 10⁶ बेस पेयर है। और हमारा हेप्लॉइड कंटेंट, हमारा हेप्लॉइड कंटेंट बताया गया, टोटल डिप्लॉयड नहीं पूछा गया। अगर हमसे पूछा जाए कि हमारा टोटल कितना है तो कितना हो जाएगा वो न्यूक्लियोटाइड के रिस्पेक्ट में 6.6, लेकिन यहाँ पे ये बेस पेयर हैं 3.3 इंटू 10⁹ बेस पेयर्स। लेट अस डिस्कस द स्ट्रक्चर ऑफ द सच अ लॉन्ग पॉलीमर। तो हमें ये हमारे यहाँ पे हेप्लॉइड कंटेंट बताया गया है, ना कि डिप्लॉयड, तो हमें ये भी याद रखना है। इसमें ये सब इंपॉर्टेंट है कि किसके पास कितने न्यूक्लियोटाइड हैं, किसके पास कितने बेस पेयर्स हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। बैक्टीरियोफेज साई 5386 न्यूक्लियोटाइड, बैक्टीरियोफेज लैम्डा 48502 बेस पेयर, एस्टीरिया कोलाई 4.6 इंटू 10⁶ बेस पेयर, और ह्यूमन हेप्लॉइड कंटेंट इज 3.3 इंटू 10⁹ बेस पेयर। नाउ द स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, क्या स्ट्रक्चर होता है। लेट अस रिकैपिटुलेट द केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ अ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। अब हम समझते हैं कि पहले कि जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेंज होती है उसका स्ट्रक्चर क्या होता है केमिकली, दैट इज डीएनए और आरएनए में क्या आता है, केमिकली क्या चीज़ें प्रेजेंट होती हैं। न्यूक्लियोटाइड के पास 3 कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे भी मैंने स्टार्टिंग में बताया था। क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं न्यूक्लियोटाइड्स के पास, न्यूक्लियोटाइड के पास कंपोनेंट्स होता है नाइट्रोजनस बेस, नाइट्रोजन बेस है, उसके पास एक पेंटोज शुगर है, दैट इज राइबोस होती है आरएनए के केस में, और डीऑक्सीराइबोस होती है डीएनए के केस में। और क्या होता है फॉस्फेट ग्रुप। तो ये होता है हमारे न्यूक्लियोटाइड के कंपोनेंट। क्या है, न्यूक्लियोटाइड के 3 कंपोनेंट्स हैं। अब देयर आर 2 टाइप्स ऑफ नाइट्रोजन बेसिस, 2 टाइप के नाइट्रोजन बेसिस होते हैं, प्यूरिन एंड पैरामिडीन्स। प्यूरिन्स के अंदर क्या आते हैं हमारे एडेनिन एंड ग्वानिन, ये भी याद रखना इंपॉर्टेंट है। प्यूरिन के अंदर क्या आएगा, एडेनिन एंड ग्वानिन। पैराडीन के अंदर आएंगे साइटोसिन, यूरेसिल एंड द थाइमिन। अब जो साइटोसिन होता है वो कॉमन होता है, तो साइटोसिन इज कॉमन फॉर बोथ डीएनए एंड आरएनए, एंड थाइमिन इज प्रेजेंट इन डीएनए। साइटोसिन तो कॉमन है, दोनों वो डीएनए आरएनए में मिलने वाले, लेकिन जो थाइमिन है वो सिर्फ डीएनए मिलेगा, और जो यूरेसिल है वो सिर्फ आरएनए मिलेगा। तो थाइमिन कहाँ मिलता है, डीएनए में, यूरेसिल मिलता है आरएनए में। तो ये इंपॉर्टेंट है लाइन, थाइमिन इज प्रेजेंट इन डीएनए, यूरेसिल इज प्रेजेंट इन आरएनए एट द प्लेस ऑफ थाइमिन। मतलब अगर एक हमारा ये सीक्वेंस है ATGC, ये हमारा डीएनए का सीक्वेंस है, ठीक है। तो जब इससे आरएनए बनेगा TACG, ये डीएनए का सीक्वेंस है। अब यहाँ पे एक सीक्वेंस उठेगा, उसका कोडिंग सीक्वेंस, उसको उठाएंगे, जो यहाँ मिलेगा फिर हमें आरएनए का सीक्वेंस। वहाँ क्या मिलेगा, टी की प्लेस पे हमें यूरेसिल मिलता है, एक सेकेंड। तो बात कर रहे थे, ये हमारा डीएनए सीक्वेंस है, जैसे 5' to 3' इधर, और ये है 3' to 5'। तो जो आरएनए होता है ना वो सेम इसके जो हमारे कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस होता है वैसे ही आता है, बस उसकी प्लेस पे क्या आ जाता है, जो हमारा थाइमिन होता है उसकी जगह पे यूरेसिल आता है। जैसे ये हमारा इधर, तो यहाँ क्या आएगा, अगर हम उसको सीक्वेंस बनाएं तो टी की जगह तो यहाँ पे ए ही आएगा, लेकिन ए की जगह क्या चाहिए था टी, तो अब यहाँ क्या आ जाएगा यूरेसिल, यू आ जाएगा यू। फिर सी की जगह क्या आएगा, जी ही आएगा, और जी की जगह सी आएगा, तो ये क्या बन जाएगा हमारा mRNA बन जाएगा हमारा, या आरएनए जो हम बोलते हैं, दैट इज ट्रांसलेशन, सॉरी ट्रांसक्रिप्शन। तो उन्होंने यही कहा है कि यूरेसिल प्रेजेंट होता है आरएनए में एट द प्लेस ऑफ थाइमिन, जहाँ थाइमिन आने वाला होता है उसकी जगह पे यूरेसिल आ जाता है, ठीक है।
इसलिए कहा जाता है कि जो आरएनए का सीक्वेंस होता है ना वो कॉम्प्लीमेंट्री होता है डीएनए के टेम्पलेट स्ट्रैंड के। कॉम्प्लीमेंट्री है किसके? टेम्पलेट स्ट्रैंड के, एक्सेप्ट जो वहाँ पे यूरेसिल है उसकी जगह पे क्या जाता है, थाइमिन आ जाता है। A nitrogenous base is linked to the OH of first carbon pentose sugar through N-glycosidic linkage to form a nucleoside। अब जो हमारा क्या होता है कि जो एक नाइट्रोजनस बेस है वो किससे लिंक्ड होता है, OH वाली जगह पे लिंक होता है कार्बन की और फर्स्ट कार्बन पेंटोज शुगर है। अब वहाँ पे जो OH होगा फर्स्ट कार्बन पे उससे लिंक्ड होगा हमारा नाइट्रोजन बेस, और कौन से बॉन्ड के थ्रू, एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज के थ्रू, और क्या बनाएगा वहाँ से, न्यूक्लियोसाइड बनाएगा। ऐसे जैसे कि सच एज एडिनोसिन और डी ऑक्सी एडिनोसिन, गुआनोसिन और डी ऑक्सी गुआनोसिन, साइटिडीन और डी ऑक्सी साइटिडीन। अब ये याद करना भी इम्पोर्टेंट है, ये न्यूक्लियोसाइड आ रहा है। ठीक है, और यूरिडीन और डी ऑक्सी थायमिडीन। अब देखो यहाँ पे यूरिडीन आया और डी ऑक्सी थायमिडीन आया, क्योंकि यूरिडीन कहाँ मिलेगा, न्यूक्लियस वो आरएनए मिलेगा, और डी ऑक्सी थायमिडीन कहाँ मिलेगा, डीएनए में मिलेगा। और जब फॉस्फेट ग्रुप लिंक हो जाए OH ऑफ 5' कार्बन के साथ, अब मतलब शुगर थी हमारी, पेंटोज शुगर थी, 5 कार्बन है, अब जो फिफ्थ कार्बन है उस पर क्या लगने वाला है, हमारा फॉस्फेट ऑफ अ न्यूक्लियोसाइड थ्रू अ फॉस्फोएस्टर लिंकेज। तो फॉस्फेट किसके थ्रू लिंक होता है, फॉस्फोएस्टर लिंकेज के थ्रू, और नाइट्रोजन बेसिस किसके थ्रू लिंक होता है, एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज के थ्रू। अ करस्पॉन्डिंग न्यूक्लियोटाइड, अब फिर क्या बन जाएगा, जब फॉस्फेट ऐड हो जाएगा तो क्या बन जाएगा, वो न्यूक्लियोटाइड बन जाएगा, या फिर और डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ शुगर प्रेजेंट, या फिर क्या बन जाएगा, डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड डीएनए में है, और ये डिपेंड करेगा कि किस टाइप की शुगर उस पर प्रेजेंट है। 2 न्यूक्लियोटाइड लिंक होते हैं एक दूसरे से, कैसे, 3 फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज से, किससे, 3-5' फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज। अब देखो इसे अलग कलर से हाईलाइट करते हैं। जो हमारा नाइट्रोजनस बेसिस था वो नाइट्रोजनस बेसिस किससे लिंक है, OH ऑफ फर्स्ट कार्बन पेंटोज शुगर और एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। फिर हमारे जो फॉस्फेट ग्रुप है वो किससे लिंक है, OH ऑफ फिफ्थ कार्बन से, और किसके थ्रू, फॉस्फोएस्टर लिंकेज। अब वहीं पे बात करें जो हमारे दो न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस है वो कैसे लिंक है, 3 और 5' फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है टू फॉर्म अ डाई न्यूक्लियोटाइड। ऐसे सारे न्यूक्लियोटाइड आगे जुड़ते जाएंगे और पॉली न्यूक्लियोटाइड बना लेंगे। तो ये सारे इंपॉर्टेंट है कि नाइट्रोजन बेस किस कार्बन से जुड़ रहा है, किस बॉन्ड के थ्रू जुड़ता है, फॉस्फेट कहाँ जुड़ता है, किस बॉन्ड के थ्रू जुड़ता है, और दो न्यूक्लियोटाइड किस बॉन्ड के थ्रू अटैच होते हैं। मोर न्यूक्लियोटाइड कैन बी ज्वाइंड इन सच अ मैनर टू फॉर्म अ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। ऐसे ही बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड आपस में ज्वाइन होते हैं और पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बनाते हैं। अ पॉलीमर दस फॉर्म्ड हैज़ वन एंड अ फ्री फॉस्फेट मोइटी। अब जो पॉलीमर है उसकी तरफ क्या होती है, वन एंड पे एक फ्री फॉस्फेट मोइटी होती है। ये मतलब इसके कहने का मतलब है एक एंड पे एक खाली फॉस्फेट ऐसी प्रेजेंट होता है शुगर के, वहीं जिसे हम कहते हैं 5' एंड। और वहीं पे ऐसे ही उसके पास सिमिलरली जो आउटर एंड होता है पॉलीमर का, वहाँ पे 3 कार्बन पे OH प्रेजेंट होता है। देखो यहाँ पे ये क्या प्रेजेंट है, यहाँ OH प्रेजेंट है आउटर साइड पे, और इधर क्या है, फॉस्फेट। ये फ्री है, किसी चीज़ से अटैच नहीं है। तो एक तरफ 5' एंड पे फॉस्फेट मिलने वाला है जिसे हम 5' एंड ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन कहते हैं, वैसे ही दूसरी तरफ हमें 3' OH कार्बन मिलने वाला है जिसे हम 3' एंड ऑफ द पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन कहते हैं। जो बैकबोन है पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन की कैसे बनती है, अब ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से पिछले क्वेश्चन गए पूछा गया PYQ में, देखना कि जो बैकबोन होती है वो किसके थ्रू बनती है, शुगर और फॉस्फेट्स के थ्रू। द नाइट्रोजन बेसिस लिंक टू द शुगर मोइटी प्रोजेक्ट फ्रॉम द बैकबोन। जो नाइट्रोजन बेसिस है कैसे लिंक्ड है, शुगर मोइटी से लिंक्ड है, और कहाँ से, बैकबोन बनाते हैं उसकी। इन आरएनए, अगर हम आरएनए की बात करें तो एवरी न्यूक्लियोटाइड रेसिड्यू हैज़ एन एडिशनल OH ग्रुप प्रेजेंट एट द सेकंड पोजीशन इन द राइबोस। आरएनए में जो हर एक न्यूक्लियोटाइड रेसिड्यू है उसके पास एडिशनल OH ग्रुप प्रेजेंट होता है, जिसे कहते हैं, कहाँ पे होता है, सेकंड पोजीशन इन द राइबोस। तो ये उसको डिफरेंट बना रहा है डीएनए से।
आरएनए में जो हर एक न्यूक्लियोटाइड रेसिड्यू है उसके पास एडिशनल OH ग्रुप प्रेजेंट है सेकंड पोजीशन पे, वहीं पर डीएनए में ये एब्सेंट हो जाता है सेकंड पोजीशन पे, इसलिए उसे कहा जाता है डीऑक्सी, मतलब वो चीज़ हट गई, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, दैट इज डीआरएनए। ऑल्सो इन आरएनए यूरेसिल पाया जाता है एट द प्लेस ऑफ थायमिन, और थायमिन कहाँ पाया जाता है यूरेसिल, थायमिन की जगह पे, तो उसे 5 मिथाइल यूरेसिल भी कहते हैं। और ये किसका नाम है, दूसरा नाम है थायमीन का, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। थायमीन का दूसरा नाम है, ना कि यूरेसिल का। किसका नाम है, थायमीन का। थायमीन का दूसरा नाम क्या है, 5 मिथाइल यूरेसिल। अब नाउ डीएनए। डीएनए क्या है, हमारा एसिडिक सब्सटेंस है। DNA is an acidic substance present in the nucleus, was first identified by Frederick Michener in 1869। अब ये भी पूछते हैं DNA सबसे पहले किसने फाइंड किया था, फ्रेडरिक मिशनर ने 1869 में। ही नेम्ड इट एज द न्यूक्लियन, उन्होंने इसका नाम क्या रख दिया, न्यूक्लियन नाम रख दिया। हाउएवर ड्यू टू technical limitation in isolating DNA, such long polymer, the elucidation of the structure of DNA remained elusive for a very long period of time। हालांकि उन्होंने आइसोलेट कर लिया था, लेकिन हमारे पास टेक्निक की कमी की वजह से हम उसका स्ट्रक्चर नहीं बता पाए थे। इट वॉज ओनली इन 1953, ये 1953 में ही हो पाया जब जेम्स वॉटसन एंड फ्रैंकिस क्रिक आए। उन्होंने अपने एक्स रे डिफ्रैक्शन डाटा, जो किसने प्रोड्यूस किया था, मॉरिस विल्किंस एंड रोजलिंड फ्रैंकलिन। अब ये इंपॉर्टेंट है, जो ये थे हमारे कौन, जेम्स वॉटसन एंड फ्रैंकिस एंड क्रिक, इन्होंने बताया था स्ट्रक्चर, लेकिन किसका डाटा यूज़ करा, इन्होंने एक्सरे डिफ्रैक्शन डाटा यूज़ करा, जो किसने प्रोड्यूस किया था, मॉरिस विल्किंस और रोजलिंड फ्रैंकलिन ने। प्रपोज अ वेरी सिंपल बट द फेमस डबल हेलिक्स, एक बहुत ही सिंपल, लेकिन उन्होंने क्या प्रोड्यूस किया था, डबल हेलिकल मॉडल ऑफ डीएनए। तो वेरी सिंपल बट द फेमस डबल हेलिक्स मॉडल ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। वन ऑफ द हॉलमार्क ऑफ देयर प्रपोजिशन वाज बेस पेयरिंग बिटवीन द टू स्ट्रैंड्स ऑफ द पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स। और ये किसके वजह से कर पाए थे, जो एक इंपॉर्टेंट फीचर था इनके स्ट्रक्चर का पूरा क्या था, कि जो न्यूक्लियोटाइड है, जो बेस पेयर है, वहाँ पे बेस पेयरिंग होती है दो स्ट्रैंड्स ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स, मतलब जैसे ये चेन और ये चेन। तो यहाँ पे सीक्वेंस प्रेजेंट है ATGCA, इधर भी सीक्वेंस प्रेजेंट है TACGT। तो ये है 5' to 3', ये है 3' to 5'। तो इनके बीच में क्या होती है, पेयरिंग। एडेनिन और थायमिन डबल पेयर बनाते हैं, डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड। यहाँ पे ग्वानिन और साइटोसिन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड बनता है। तो इनके बीच में इन्होंने जो बेस पेयरिंग बताई, इसकी वजह से इनका स्ट्रक्चर मतलब प्रपोज हो पाया और एक्सेप्ट भी हुआ। तो however this proposition also based on the observation of Ergin Chargaff that for a double stranded DNA the ratio between adenine, thymine, guanine and cytosine are constant and the equal ones। अब इन्होंने डबल हेलिक मॉडल स्ट्रक्चर दिया रोजलिन और मॉरिस विल्किंस का एक्सरे डाटा प्रोड्यूस जो किया था उसको यूज़ करते हुए। इनका हॉल मार्क क्या था, कि बेस पेयरिंग होती है दो स्ट्रैंड्स ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड के चेन्स में। लेकिन ये प्रपोजिशन भी किस पे बेस्ड था, किसके ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड था, एरविन चार्गेफ के ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड था, जिन्होंने कहा था डबल स्ट्रैंडेड डीएनए के लिए जो रेशियो होता है एडेनिन और थायमिन के बीच का, ग्वानिन और साइटोसिन के बीच का, वो हमेशा कॉन्स्टेंट रहेगा और इक्वल रहेगा। Now the base pairing confirms a very unique property to polynucleotide chain। जो base pairing है वो confirm करती है एक unique property polynucleotide chain के लिए। they are said to be complementary to each other। base pairing क्या बता रही है, उसी की वजह से वो क्या बन रहे हैं, complementary बन रहे हैं एक दूसरे के लिए। तो क्या कोई पूछे, क्वेश्चन पूछे कि कॉम्प्लीमेंट्री क्यों है, तो क्यों कहेंगे, क्योंकि वहाँ पे बेस पेयरिंग होती है। कि हाँ, अगर यहाँ पे एडेनिन है तो उसके अपोजिट थायमिन ही आएगा और ये फिक्स है। अगर ग्वानिन है तो उसके अपोजिट हमारा साइटोसिन आएगा, ये फिक्स है हमारे सीक्वेंस पे। तो जो बेस पेयरिंग है वही क्या है, हमारे डीएनए को क्या बनाती है, कॉम्प्लीमेंट्री बनाती है। और वही जब उससे आरएनए बनेगा तो उसके सीक्वेंस में बस क्या चेंज आएगा, थायमिन की जगह वहाँ क्या मिलते हैं, यूरेसिल। मतलब जिस जगह पे थायमिन आने वाला था, ये नहीं कि यहाँ थायमिन है, कि इसका कहने का मतलब ये नहीं है थायमिन की जगह यूरेसिल मिलेगा। मतलब यहाँ थायमिन है तो यहाँ यूरेसिल नहीं आएगा, यहाँ पे एडेनिन ही आएगा, यहाँ पे ग्वानिन ही आएगा। सपोज एक यहाँ ये और सीक्वेंस होता, एक और बना लेते हैं, रुको, कि ये यहाँ पे एडेनिन है और इधर थायमिन है, ठीक है। अब इस पोजीशन पे यहाँ एडेनिन है तो एडेनिन की जगह यहाँ थायमिन आने वाला था, तो यहाँ क्या आ जाएगा, यूरेसिल आ जाएगा। और ये क्या बन जाएगा हमारा, आरएनए। क्या बन जाएगा हमारा, आरएनए। तो ये होता है कि थायमिन की जगह यूरेसिल आता है आरएनए में, और डीएनए से आरएनए बनना है, दैट इज ट्रांसक्रिप्शन। क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शन। और जो ये हमारा इसे बोलते हैं हम टेम्पलेट स्ट्रैंड, ठीक है।
ये होता है हमारा कोडिंग स्ट्रैंड, जिसको कोड करके हमें क्या मिलता है, अपने आगे के सीक्वेंस मिलता है। इसी को हम कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड भी कहते हैं, कोडिंग वाले को ही कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड। तो उससे क्या बनता है फिर हमारा ये आरएनए बन गया। तो they said to be complementary to each other, therefore the sequence of the base in one strand is known, then the sequence in another strand can be predicted। अगर हमें एक के सीक्वेंस पता है इस तो हम दूसरे का सीक्वेंस भी पता कर सकते हैं। ऑल्सो if each strand from the DNA, let us call it as a parental DNA। अब हर एक स्ट्रैंड को डीएनए का मतलब उसके स्ट्रैंड को हम पेरेंटल स्ट्रैंड कह लेते हैं या पेरेंटल डीएनए कह लेते हैं। उसका काम करता है टेम्पलेट का, वो द सिंथेसिस ऑफ न्यू स्ट्रैंड ऑफ द टू डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। मतलब अगर एक जो पेरेंटल डीएनए है उससे हमारा सेकंड जो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए बनेगा उसका दूसरा सीक्वेंस उसी से बनता है, इसलिए उन्हें क्या कहा जाता है, डॉटर डीएनए कहा जाता है। जो हमारा नया स्ट्रैंड बनेगा दैट इज़ नोन एज डॉटर डीएनए। मतलब जब रेप्लिकेशन होती है या जो भी चीज़ें होती हैं उससे जो चीज़ें प्रोड्यूस होती हैं उनको हम डॉटर डीएनए कहते हैं। दिस प्रोड्यूस वुड बी आइडेंटिकल टू द पेरेंटल डीएनए मॉलिक्यूल। इसलिए फिर जो वहाँ से जो सीक्वेंस प्रोड्यूस होता है वो बिल्कुल किसके सिमिलर होता है, हमारे पेरेंटल डीएनए मॉलिक्यूल के सिंपल होता है, क्योंकि बिकॉज ऑफ दिस जेनेटिक इम्प्लीकेशन ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए बिकम वेरी क्लियर। अब डीएनए के क्या क्या साइलेंट फीचर्स हैं वो देखते हैं हम। सॉरी मैंने ये गलत बता दिया, ये हमारा जो होगा ये कोडिंग स्ट्रैंड होता है हमारा। एक सेकेंड, ये है हमारा कोडिंग स्ट्रैंड, ये है कोडिंग स्ट्रैंड और ये होता है हमारा टेम्पलेट स्ट्रैंड। कोडिंग स्ट्रैंड बिल्कुल आइडेंटिकल होता है देखो एमआरएनए के। अगर हम सीक्वेंस की बात करें ACT AGT, तो देखो बिल्कुल सेम है ना। इसका एमआरएनए का सीक्वेंस बिल्कुल कोडिंग के सिमिलर है ना। इसकी पोलैरिटी होगी 5' to 3', ठीक है। अब देखो इसका सीक्वेंस और इसका सीक्वेंस डिट्टो सेम है, बस क्या डिफरेंस होता है, थायमिन की जगह क्या आ जाता है, यूरेसिल आ सकता है। तो स्टेटमेंट वाइज में ये क्वेश्चन भी आते हैं कि क्या ऐसा होता है, कोडिंग स्ट्रैंड किसके आइडेंटिकल होता है, तो कोडिंग स्ट्रैंड आइडेंटिकल होता है एमआरएनए के एक्सेप्ट थायमिन की जगह पे यूरेसिल आता है। तो वो है हमारा कोडिंग स्ट्रैंड और ये है हमारा टेम्पलेट स्ट्रैंड। और उसी सीक्वेंस को डिकोड करके हमारा क्या बनता है, हमारा एमआरएनए बनता है। और फिर इस आरएनए से ट्रांसलेशन होता है। फिर उस प्रोसेस को कहते हैं हम, जब ट्रांसलेशन होता है, ट्रांसलेशन से क्या बनते हैं, हमारे प्रोटीन्स बनते हैं, प्रोटीन बनते हैं। और इस प्रोसेस को कहा जाता है ट्रांसलेशन। और डीएनए से आरएनए बनने को, इस प्रोसेस को कहा जाता है ट्रांसक्रिप्शन। ये भी हम और आगे पढ़ेंगे अच्छे से, ये बस थोड़ा ओवरव्यू समझाने के लिए यहाँ क्या लिखा हुआ है। क्योंकि बेस पेयरिंग होती है, कॉम्प्लीमेंट्री होती है। कॉम्प्लीमेंट्री क्यों कहा गया, क्योंकि बेस पेयरिंग हो रही है यहाँ पे। और जो डीएनए का हर एक स्ट्रैंड है उसको पेरेंटल डीएनए कहा जा रहा है। और फिर उससे जो और स्ट्रैंड बनता है ड्यूरिंग द रेप्लिकेशन उनको हम डॉटर डीएनए कहते हैं। और thus produced would be identical to the parental DNA molecule। because of this genetic implication of the structure of DNA become very clear। और इन्हीं चीज़ों की वजह से डीएनए का स्ट्रक्चर क्या हो गया, हमारा बहुत क्लियर हो गया। अब साइलेंट फीचर ऑफ डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए आर एस फॉलो। क्या क्या साइलेंट फीचर है डीएनए के स्ट्रक्चर के देखते हैं। इट इज़ मेड अप ऑफ शुगर, किसका बना हुआ है, 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स का बना है, जहाँ पे बैकबोन किससे बनती है, शुगर एंड फॉस्फेट। देखो ये लाइन दोबारा बताई गई है, ये इंपॉर्टेंट है, इसके PYQ में भी आपको ये देखने मिलेगी। एंड द बेस प्रोजेक्ट इनसाइड, और बेस क्या होता है, अंदर की तरफ होते हैं। दो चेन है वो एंटी पैरेलल पोलैरिटी में चलती है। मतलब एक चलती है ऐसे 5' से 3' डायरेक्शन में, इसको हम 5' to 3' भी कहते हैं। और दूसरी चलती है ऐसे 3' to 5'। तो क्या ये एक दूसरे के एंटी पैरेलल, तो वही एंटी पैरेलल होती है पोलैरिटी। मतलब एक होती है पोलैरिटी 5' to 3' डायरेक्शन में, दूसरी होती है 3' to 5' डायरेक्शन में। द बेसिस इन द टू स्ट्रैंड्स आर पेयर थ्रू द हाइड्रोजन बॉन्ड। अब जो बेसिस थे ये एडेनिन और यहाँ पे नीचे थायमिन, यहाँ पे ग्वानिन, यहाँ साइटोसिन ग्वानिन थायमिन एडेनिन। अब ये जो हमारे सीक्वेंस है नाइट्रोजन बेसिस है, इसमें पेयरिंग होती है। तो पेयरिंग किसके थ्रू होती है, हाइड्रोजन बॉन्ड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, किसकी बॉन्ड, कौन से बॉन्ड बनाते हैं, जो नाइट्रोजन बेसिस होता है आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं और फिर क्या बनाते हैं, बेस पे बनाते हैं। तो जो एडेनिन है देखो,
लिखा है कि एडेनिन फॉर्म्स 2 हाइड्रोजन बॉन्ड विद थायमिन। क्या बनाएगा? 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा थायमिन के साथ फ्रॉम द अपोजिट स्ट्रैंड एंड द वाइस वर्सा। ऐसे ही ग्वानिन बॉन्ड बनाता है साइटोसिन के साथ विद 3 हाइड्रोजन बॉन्ड। कितने बॉन्ड्स? 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स के साथ। एज अ रिजल्ट ऑलवेज प्यूरिन कम अपोजिट टू पैराडिन। तो एक स्टेटमेंट हमारी यहाँ से आ गई कि हमेशा प्यूरिन के अपोजिट क्या आने वाले हैं? पैरामिडिन। तो एडेनिन और ग्वानिन क्या है? हमारे प्यूरिन्स हैं। क्या है? ये हमारे प्यूरिन्स हैं। एडेनिन ग्वानिन आर दी प्यूरिन्स। तो एडेनिन एंड ग्वानिन आर द प्यूरिन्स, और वो हमेशा एक दूसरे के अपोजिट आएंगे। किसके अपोजिट आएंगे? पैरामिडिन के अपोजिट टू पैरामिडिन। तो ये हमारे क्या है? पैरामिडिन्स हैं। तो ये फिर हमारे क्या है? पैरामिडिन्स हैं। ये क्या है? पैरामिडिन्स हैं। तो पैरामिडिन्स में कौन आता है? साइटोसिन, थायमिन, यूरिन, और एडेनिन में आता है एडेनिन एंड ग्वानिन। तो एक और स्टेटमेंट मिली हमें यहाँ से, एडेनिन के अपोजिट हमेशा पैरामिडिन्स ही, प्यूरिन के अपोजिट हमेशा पैरामिडिन्स आएंगे। और ये क्या होता है? दिस जनरेट अप्रॉक्सीमेटली यूनिफॉर्म डिस्टेंस बिटवीन द टू स्ट्रैंड्स ऑफ द हेलिक्स। और इसी की वजह से क्या बनता है? अप्रॉक्सीमेटली जो यूनिफॉर्म डिस्टेंस पैदा होता है दो हेलिक्स के बीच में, क्योंकि अब ये फिक्स है कि प्यूरिन के अपोजिट पैरामिडीन आने वाला है, और बॉन्ड जो बनेगा वो भी फिक्स है कि एडेनिन थायमिन के साथ डबल बॉन्ड बनाएगा, ग्वानिन साइटोसिन के साथ ट्रिपल बॉन्ड बनाएगा। द टू चेन्स आर कोलाइड इन अ राइट हैंडेड फैशन। तो दो चेन्स हैं, किस फैशन में कोलाइड है? वो राइट हैंडेड फैशन में कोलाइड है। जो पिच है हेलिक्स की 3.4 नैनोमीटर होती है। एक नैनोमीटर होता है 1 बिलियन ऑफ मीटर का, मतलब अगर हम नैनोमीटर को कन्वर्ट करना चाहें मीटर में तो उसकी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी 10⁻⁹ मीटर से। तो जो पिच है जो हेलिक्स की कितनी है? 3.4 नैनोमीटर। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये हमें याद रखना है। पिच कितनी होती है? 3.4 नैनोमीटर। एंड दे आर रफली 10 बेस पेयर इन ईच टर्न। मतलब अगर जैसे ये एक टर्न है, ये टर्न हुआ एक टर्न, तो अप्रॉक्सीमेटली इसके अंदर 10 बेस पेयर आएंगे। तो वही अप्रॉक्सीमेटली 10 बेस पेयर इन ईच टर्न। कॉन्सिक्वेंटली जो डिस्टेंस होता है बिटवीन अ बेस पेयर इन हेलिक्स इज अप्रॉक्सीमेटली 0.34 नैनोमीटर। मतलब अब जो डिस्टेंस है, ये एक बेस पेयर हो गया, ये दूसरा बेस पेयर है। अब इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो कितना होगा? अप्रॉक्सीमेटली 0.34 नैनोमीटर। क्यों? क्योंकि टोटल कितना था? 3.4 नैनोमीटर, और अप्रॉक्सीमेटली कितने आ रहे हैं? टन में 10 आ रहे हैं। तो हर एक जो ये दो बेस पेयर हैं, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या बन गया? यही बन गया 0.34 नैनोमीटर। तो यहाँ से सिंपल बेसिक मान यूनिटरी मेथड से हमें ये निकाल सकते हैं कि 3.4 मीटर टोटल एक पिच है उसकी, इतने का इतना डिस्टेंस है, अप्रॉक्सीमेटली 10 बेस पेयर आ रहे हैं इसके बीच में, तो दो के बीच में कितनी दूरी होगी? 0.34 नैनोमीटर की। जो प्लेन होता है, वन बेस पेयर स्टैक्स ओवर द अदर इन अ डबल हेलिक्स। दिस इन एडिशन टू द हाइड्रोजन बॉन्ड कन्फर स्टेबिलिटी टू द हेलिकल स्ट्रक्चर। मतलब एक दूसरे के ऊपर स्टैक है। अब देखो ये ऐसे तो आ रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर स्टैक होकर आ रहे हैं, तो इससे क्या होता है? और ज़्यादा स्टेबिलिटी मिलती है डीएनए के स्ट्रक्चर को। अब ऊपर देखते हैं एक बार, ये देखो, ये है 5' to 3' डायरेक्शन, ये इस डायरेक्शन में चल रहा है, ये 3' to 5'। तो क्या हो गई? एंटी पैरेलल पोलैरिटी हो गई ना। एक इधर 5 से 3 जा रहा है और दूसरा 3 से 5 है। फिर इस पे फ्री फॉस्फेट है, इधर फ्री OH है। देखो 3' पे इधर फ्री OH, इधर 3 फॉस्फेट्स। ये हाइड्रोजन बॉन्ड आ गए बीच में, नाइट्रोजन बेसिस के। यहाँ ट्रिपल बॉन्ड है साइटोसिन और ग्वानिन के बीच, ट्रिपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। और यही देखा, ये क्या शुगर और फॉस्फेट क्या बना रहे थे? बैकबोन बना रहे हैं। और नाइट्रोजन बेसिस कहाँ है? अंदर की तरफ है। नाइट्रोजन बेसिस कहाँ है? अंदर की तरफ है। तो अभी तक जितने हमने फीचर्स पढ़े वो सब हमने इसमें देख लिए। The proposition of a double helix structure for DNA and simplicity in explaining the genetic implication become very revolutionary। कि जो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है डीएनए के लिए और उसकी सिंप्लिसिटी, उससे जेनेटिक इम्प्लीकेशन, जेनेटिक्स की चीज़ें, ये सब चीज़ें समझना बहुत आसान हो गया। और बहुत ही जल्द जो फ्रैंकिस और क्रिक थे उन्होंने प्रपोज करा सेंट्रल डोगमा भी। पहले उन्होंने डीएनए का हेलिकल स्ट्रक्चर दिया, फिर उन्होंने सेंट्रल डोगमा भी इन्होंने ही दिया था। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी जो ये कहता है कि जेनेटिक इन्फॉर्मेशन कैसे फ्लो करती है। डीएनए से आरएनए जाती है, आरएनए से प्रोटीन। तो डीएनए से आरएनए, आरएनए से प्रोटीन, दैट इज नोन एज सेंट्रल डोगमा। ये सेंट्रल डोगमा क्वेश्चन आज क्या बताती है? तो इट स्टेट्स द जेनेटिक इन्फॉर्मेशन फ्लो, कि जेनेटिक इन्फॉर्मेशन कैसे फ्लो होगी। डीएनए से डीएनए का बनना, दैट इज रेप्लिकेशन। फिर डीएनए से एमआरएनए का बनना, दैट इज ट्रांसक्रिप्शन। और एमआरएनए से प्रोटीन का बना, डेट इज ट्रांसलेशन। और इस पूरे प्रोसेस को क्या कहा जाता है? सेंट्रल डोगमा। कि हमारी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन हमारी बॉडी में कैसे फ्लो करती है, दैट इज सेंट्रल डोगमा। In some viruses, the flow of information